कर दी मैम और स्टार्ट होगी। स्टार्ट होगी मैम, अभी नहीं हुई है मैम, होगी ना? कर दो मैम, स्टार्ट कर दो आप। Very good morning to all of you. So I am Dr. Aditi Goyal and I'll be mentoring you the subject business laws. ठीक है, business law जो subject है 4 units में divided है। सबसे पहला इसका unit है Indian Contract Act, फिर उसके बाद है Sales of Goods Act, then we will study LLP, Limited Liability Partnership, and the fourth unit is Information Technology Act. हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। ये हमारा मैक्सिमम टाइम लेके जाता है बिकॉज इसके अंदर जो कुछ भी है दैट इज एब्सोल्युटली न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। आपने अगर आप सीए नहीं कर रहे हो या सीएस नहीं कर रहे हो तो आपने ये जो कंसेप्ट होंगे इसके अंदर जो चैप्टर्स होंगे ये पहले 12 तक कभी भी नहीं पढ़े होंगे। So that is going to take the I'll devote maximum time on this Indian Contract Act because there are a lot of things to explain, right? So the first thing, the first chapter under Indian Contract Act is the nature and the meaning of contract. So what is basically contract? We are supposed to understand contract क्या होता है, contract कैसे बनता है, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट? सो लेट अस फर्स्ट मूव टू मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट सिंपल से हम अगर हम लॉ की लैंग्वेज में बात करें तो लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मेरा कर्सर वहां पे मूव कर रहा है, देखना। सो कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो एनफोर्सेबल बाय लॉ हम बाद में पढ़ते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट हमें समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है। सो अग्रीमेंट क्या होता है हम वो समझ लेते हैं जल्दी से। अग्रीमेंट होता है every promise and set of promises forming consideration for each other. So ये तो हमारी लॉ की लैंग्वेज है। So हम बेसिक सा समझते हैं जो अग्रीमेंट है that is nothing but offer and acceptance. So let me explain it through an example. Suppose दो पार्टीज हैं A और B. I hope screen is visible to all of you. Just quickly in the chat box type yes or no if the screen is visible because I am presenting something, I am going to write something. So if screen is visible, please type yes. Just quickly type yes so that I know you are able to see the screen. Well, none of you is typing yes or no, so I am assuming that I have shared the screen and screen is visible to you all. So that's my assumption. Okay. तो ऑफर एक्सेप्टेंस में क्या हो रहा है, जो पार्टी है ए और बी, ए ने सपोज बी को ऑफर किया, ठीक है, ऑफर कर रहा है ए बी को दैट आई वांट टू सेल माय कार, ठीक है, ए बोल रहा है बी को दैट आई वांट टू सेल माय कार टू यू फॉर ₹1 लाख। बी अब ए ने क्या किया, यहाँ पे ऑफर किया है बी को, मेरे को अपनी गाड़ी बेचनी है आपको ₹1 लाख में। अब बी के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो बी कहेगा ओके मैं खरीद रहा हूँ 1 लाख में, या बी मना कर देगा। बी मना कर देगा तो वहीं पे वो ऑफर खत्म हो गया। लेकिन अगर बी बोलता है ए को ओके आई विल एक्सेप्ट योर कार फॉर ₹1 लाख, तो बी ने यहाँ पे क्या किया, बी ने यहाँ पे एक्सेप्टेंस दे दी। ए ने ऑफर दिया बी को, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी ए को। तो जैसे ही ये ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ ये बन गया हमारा अग्रीमेंट। I hope this is clear to everybody here. ऑफर ए ने जैसे ही ऑफर दिया बी को और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो हमारा बन जाता है अग्रीमेंट। सो ए और बी के बीच में अब ये अग्रीमेंट बन गया कार सेल का ऑफ ₹1 लाख, right? So this offer plus acceptance is termed as agreement. Now agreement, if agreement is enforceable by laws or whenever agreement is enforceable by law, it is termed as the contract. So I hope it is clear to everybody what is a contract. Every agreement which is enforceable by law is contract. Right. Now, one thing that we should understand here that
ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर अग्रीमेंट। ठीक है, सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं दे ऑल आर अग्रीमेंट, बट सारे के सारे अग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो इट्स रिटन हियर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल द अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। एज इन कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अब वो कौन से होते हैं? जहां पर ये जो एलिमेंट है एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ, जहां पर भी ये वाला एलिमेंट एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ मिसिंग है, वो नहीं है, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। उस केस में वो सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट को एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। सो अब ये जो ए और बी के बीच का अग्रीमेंट था कार सेल का, दिस इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हम आगे पढ़ेंगे कैसे बन सकते हैं। इट कैन बी ओरल, रिटन। सपोज ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट था, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, ओरल अग्रीमेंट है ए और बी के बीच में कार सेल का, तो ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। नहीं, इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। all the oral contracts are also enforceable by law। और लॉ जब हम पढ़ते हैं हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमने पढ़ना है, हम जो पढ़ रहे हैं कि वो एक्ट में क्या लिखा है। हमें ये नहीं पढ़ना कि हम उसे कोर्ट रूम में जाके प्रूफ कैसे करेंगे। ये हमारा मकसद नहीं है लॉ पढ़ने का। हम यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे कि उसको प्रूफ कैसे करना है कि ए और बी ने, अगर बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है कि ए और बी के बीच में अगर ओरल अग्रीमेंट हुआ और फिर वो कोर्ट में चला गया तो वो प्रूफ कैसे होगा। हमें यहाँ पर ये नहीं पढ़ना है वो प्रूफ कैसे होगा। हमने पढ़ना है कि अगर अग्रीमेंट हो गया तो वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, अगर ये ऐसा अग्रीमेंट है तो। कार सेल का सिंपल सा, राइट। एनफोर्सिएबल बाय लॉ कौन कौन से नहीं होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। सो अब मैंने बोला ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल द अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो इसका बेसिक सा मतलब है कि हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे अग्रीमेंट्स है, सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका मतलब ऐसे अग्रीमेंट भी हैं जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। एक तो इससे हमें समझ में आ रहा है वाइडर टर्म किसका है। वाइडर टर्म यहाँ पर अग्रीमेंट का है, बिकॉज अग्रीमेंट में वो सारे अग्रीमेंट्स भी हैं विच आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, राइट। बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ वो ही अग्रीमेंट है विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सो विच हैज अ वाइडर स्कोप। वाइडर टर्म किसका है? वाइडर टर्म है अग्रीमेंट्स का। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, so which has a wider scope, contract or agreement, right? So agreement has a wider scope because it is including those agreements which are not enforceable by law, but contract is covering only those agreements which are enforceable by law, right? So agreement, let me take few examples कौन से agreement होते हैं which are not enforceable by law. So I'll take example of social and domestic agreements, right? मैं social agreement देती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ सोशल अग्रीमेंट का। सपोज आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, ठीक है। आपका फ्रेंड बर्थडे पार्टी थ्रो कर रहा है, उसने आपको ऑफर दिया बर्थडे पार्टी में जाने का, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया दैट यस आई विल कम टू योर बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, आपके फ्रेंड ने आपको, सपोज आपका फ्रेंड का नाम है ए, सो आपके फ्रेंड ने आपको, और आपका नाम है बी, ठीक है। आपके फ्रेंड ने आपको ऑफर दिया, ए ने बी को, यानी आपके फ्रेंड ने आपको ऑफर दिया मेरे बर्थडे पार्टी में आने के लिए। सो दिस वाज एन ऑफर, जस्ट राइटिंग ऑफर। और आप बी ने, यानी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाएगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन गया अग्रीमेंट। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में अग्रीमेंट बन गया कि बी ए की बर्थडे पार्टी में जाएगा, राइट। अब क्या ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है? अब सपोज अगर बी, यानी आप अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगे, सो कैन योर फ्रेंड टेक यू टू कोर्ट ऑफ लॉ? क्या ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ है? क्या आपका फ्रेंड आपको लेके जाएगा कोर्ट में कि आप उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं गए? नहीं, वो नहीं लेके जाएगा और ना वो लेके जा सकता, राइट। Why? Because this is a type of social agreement, right? Let us talk about a domestic agreement, for instance, right? So एक brother और sister है, I'm taking the example of a brother and sister in a domestic agreement. Suppose it is the festival of Raksha Bandhan और वहां पे agreement होता है brother और sister के बीच में that if you will tie a rakhi, right, if you will tie a rakhi on my hand,
I will give you, the brother says, I will give you rupees 2000. ठीक है, ये अग्रीमेंट हुआ बी और एस के बीच में, ब्रदर और सिस्टर के बीच में. सिस्टर बोल रही है आई विल टाई अ राखी ऑन योर हैंड, ऑन योर रिस्ट, और ब्रदर बोल रहा है ओके आई विल गिव यू रुपीज 2000 फॉर दैट. अब ये जो चीज हुई है ब्रदर और सिस्टर के बीच में, यहाँ पर भी ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ. ठीक है, सिस्टर ने बोला आई विल टाई राखी इफ यू गिव मी 2000, ब्रदर सेज ओके. सो ऑफर सिस्टर ने किया, ब्रदर ने उसको एक्सेप्ट कर दिया. सो ब्रदर और सिस्टर के बीच में अग्रीमेंट हो गया. पर अब क्या ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है. सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये दो काइंड ऑफ अग्रीमेंट्स है जो अभी हमने पढ़े, which are not enforceable by law. The example is domestic agreement and social agreement. And I hope that it is clear to all of you till here. The meaning of contract and the meaning of agreement is clear, right? So next, now let us move on to the essentials of a valid contract. कि valid contract बनने के लिए what are the essentials required? So यहाँ पर ये 11 essentials हैं which मतलब अगर कोई भी contract हो रहा है दो लोगों के बीच में, so it is important for that agreement, अगर कोई भी agreement हो रहा है between two people, then it is important for that agreement to satisfy all these 11 conditions. वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी अग्रीमेंट के लिए कि उसको ये सारे 11 कंडीशंस फुलफिल करने हैं. अगर नहीं करता then it is not a valid contract. So let us now discuss these essentials one by one. Right. So पहला essential है of a valid contract, offer and acceptance. वो मैंने आपको इनिशियली जब हम ये डेफिनेशन पढ़ रहे थे अग्रीमेंट की, यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. तो पहला क्या है? अग्रीमेंट. पहली इसकी कंडीशन क्या है? देयर शुड बी अग्रीमेंट. और अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट इज नथिंग बट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. सो हम पहले ये देखते हैं, इट इज नथिंग बट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. तो पहला एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. राइट. सो दो पार्टीज होनी चाहिए, एक पार्टी वो जो ऑफर कर रही है, दूसरी पार्टी वो जो एक्सेप्टेंस अपना दे रही है. सो ये पढ़ते हैं हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में. ठीक है. एसेंशियल क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का? देयर इज वन पार्टी व्हिच इज गिविंग अ वैलिड ऑफर एंड देयर इज अदर पार्टी व्हिच इज गिविंग द वैलिड एक्सेप्टेंस. तो जैसे ही ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ वहां पे एक अग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है व्हिच इज द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. राइट. और इफ आई टॉक अबाउट वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस क्या है, इसके ऊपर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो हमारा नेक्स्ट क्लास में यानी सैटरडे की क्लास में जो हम चैप्टर कवर करेंगे दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. राइट. सेकंड इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स. अब कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आई टोल्ड यू, समझाते हुए आई टोल्ड यू हियर, जो a contract है that is agreement plus enforceability by law. So contract is nothing but the agreement यानी proper offer and acceptance plus its enforceability by law यानी वो law के अंडर में enforceable होना चाहिए. If there is no intention among the parties to create legal relationship, then it is not a valid contract. फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मैं एक आपको केस एक्सप्लेन करती हूँ ऑफ बैलफोर वर्सेस बैलफोर का. सो बैलफोर वर्सेस बैलफोर के अंदर क्या हुआ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में अग्रीमेंट हुआ दैट हस्बैंड विल गिव मंथली अलाउंस ऑफ अ सर्टेन अमाउंट टू वाइफ एवरी मंथ. राइट. बाद में उनके बीच में झगड़ा हो जाता है एंड दे स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली. उस केस के अंदर जो हस्बैंड होता है ही स्टॉप्ड गिविंग द मंथली अलाउंस टू वाइफ. तो वहां पर दिस केस गोज टू कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट वाज डिसाइडेड देन देयर कि ये जो अग्रीमेंट हुआ बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इट इज नॉट गिविंग राइट्स टू एनी लीगल कॉन्सिक्वेंस. जो इंटेंशन थी पार्टीज की वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं थी. राइट. सो देयरफॉर इट वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज जस्ट एन अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. अगर आप बोलें दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट हियर. सो अगर
पार्टीज ऑफर एक्सेप्टेंस कर रही है, ठीक है, अग्रीमेंट में एंटर कर रही है, तो दोनों पार्टी की इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। इस केस के अंदर जो ए और बी के बीच में कार सेल का अग्रीमेंट हुआ, सो इन केस अगर ये पार्टी बी, आई होप यू कैन सी दिस पार्टी बी, अगर ये पार्टी बी कार ले लेती है और 1 लाख रुपीस नहीं देती ए को, तो यहाँ पर ए का इंटेंशन होना चाहिए दैट ए विल टेक बी टू कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, ए और बी का। या सपोज कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करती है, जो अपना प्रॉमिस है, ए ने प्रॉमिस किया कि वो कार देगी, बी ने प्रॉमिस किया कि वो 1 लाख रुपीस देगी, ठीक है, तो अगर कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करती है यानी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती, तो उस केस में दूसरी पार्टी का इंटेंशन होना चाहिए कि वो उसको कोर्ट में लेके जाए और उसका प्रॉमिस पूरा करवाए, राइट। दिस इज मेंट बाय इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज कंसेंसस एड आइटम, ठीक है, कंसेंसस एड आइटम, ये जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है कंसेंसस एड आइटम। कंसेंसस एड आइटम का मतलब है अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी दोनों पार्टी का एक ही वो जिस बात पे अग्री कर रहे हैं, दैट शुड बी ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, राइट। सो लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। One second. Agreeing upon the same thing in the same sense का मतलब है सपोज हम वो कार सेल वाला एग्जांपल रिपीट करते हैं, ठीक है, ए और बी के बीच में कार सेल का अग्रीमेंट हुआ, जो ए है वो कार देगी बी को, या सॉरी ए ने ऑफर किया बी को टू सेल हिज कार, he had two cars, right, he had two cars, suppose Honda City, टू कार्स हैं, एक है Honda City और एक है सियास, सुजुकी सियास, ठीक है, ए ने ऑफर किया बी को दैट आई वांट टू सेल माय कार टू यू, he just said he had the intention of selling city, ए के माइंड में था that he is going to sell this city to B. A said to B, I will sell you, I offer to sell my car to you for rupees 1 lakh. So B said, okay, I will give you 1 lakh for the car, and B in his mind had the intention that he is being sold Ciaz. So यहाँ पर क्या ये जो अग्रीमेंट हो रहा है कार सेल का बिटवीन ए एंड बी, क्या ये दोनों का सिमिलर ग्राउंड्स पे हो रहा है, राइट। ए बोल रहा है बी को आई विल सेल माय कार टू यू फॉर रुपीज 1 लाख, बी बोल रहा है ओके आई विल बाय योर कार फॉर रुपीज 1 लाख, बट ए सोच रहा है ए अपनी सिटी सेल करेगा, होंडा सिटी सेल करेगा बी को, बी सोच रहा है दैट ही इज गोइंग टू बाय सुजुकी सियाज, राइट। दिस वाज नॉट पुट इन द पेपर, इसका वर्बल अग्रीमेंट नहीं हुआ, रिटर्न नहीं हुआ, दिस वाज नॉट पुट इन द पेपर। ए ने बोला मैं कार बेच रहा हूँ, बी ने बोला मैं कार खरीद रहा हूँ, बट कौन सी वो नहीं आया। सो आर दे बोथ अग्रीइंग upon the same thing in the same sense? नहीं, they aren't, because they had different things in their mind. So यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, that consensus ad idem is missing, that the two parties they are not agreeing upon the same thing in the same sense. I hope it is clear till here, right? Next is lawful consideration, right? If any point is not clear, you can please write it in the chat box, right? Next is lawful consideration. So what is the meaning of lawful consideration? सबसे पहले हम समझते हैं consideration का मतलब क्या है। Consideration का मतलब होता है something in return, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न मतलब बदले में वापस कुछ मिलना। जैसे अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल किया था, ए बी को अपनी कार दे रहा है और बी ए को अपना 1 लाख रुपीस दे रहा है। सो दिस इज कंसिडरेशन फॉर बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज को बदले में कुछ कुछ मिल रहा है। ए को बदले में 1 लाख रुपए मिल रहे थे और बी को बदले में कार मिल रही थी, राइट। इफ वी टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल वेयर द पार्टी हैड ओनली 1 car, ठीक है। सो कंसिडरेशन, सपोज ए
A just had one car. A says to B, I am selling my car to you for rupees 1 lakh, and B says, okay, I'll give you rupees 1 lakh for your car in return. तो यहाँ पे कंसिडरेशन है, यानी दोनों पार्टीज को बदले में कुछ कुछ मिल रहा है, एक को कमोडिटी मिल रही है और दूसरे को पैसे मिल रहे हैं. सो दिस इज कंसिडरेशन, राइट. अब कंसिडरेशन से पहले ये टर्म लिखा हुआ है लॉफुल. लॉफुल का मतलब कि जो भी बदले में मिल रहा है, that should be legal, that should be lawful, that should be accepted by the law, that should be accepted in the eyes of law. अब मैं एग्जांपल चेंज कर दूं. अब एग्जांपल में मैं बोलूं, ए बोल रहा है बी को that I will sell drugs to you, or that I will give you drugs to you for rupees 1 lakh. ठीक है, B says okay, I will buy drugs from you for rupees 1 lakh. अब यहाँ पर जो बदले में मिल रहा है, ठीक है, जो बी के पास कंसिडरेशन आ रही है ऑफ ड्रग्स, इज इट लीगल? नो, इट इज नॉट लीगल. इट इज समथिंग व्हिच इज अनलॉफुल, नॉट एक्सेप्टेड बाय द लॉ. So therefore this consideration is unlawful and it will not form a valid contract. So बदले में दोनों पार्टीज को जो भी रिटर्न में मिलता है, that should be lawful. ठीक है, या ए बोल रहा है बी को, बी does not hold a license. A बोल रहा है B को, I will sell the gun to you for rupees 1 lakh. B says, okay, I will take the gun, I will buy the gun from you for rupees 1 lakh. And B does not have the license. So what B is getting, is it lawful? Even if he has the license, he cannot accept gun from anybody, from anywhere. There are licensed shops only which can sell. So B अगर यहाँ पे gun खरीद रहा है without license from A, right, for a certain amount. Though both the parties are getting something in return. A को पैसे मिल रहे हैं, B को गन मिल रही है, बट यहाँ पर गन अनलॉफुल हो गया, इलीगल हो गया. So therefore this is not a valid contract. Right. Next is competence of parties to contract. Now what is meant by this competence of parties to contract? Competence का मतलब है capability, right? कि जो पार्टी एंटर कर रही है into contract, are they capable or not capable, right? Let me also tell you that we will study this chapter offer acceptance on Saturday. ये जितने भी हम यहाँ points पढ़ रहे हैं, इन सब के ऊपर chapters हैं, right? अब lawful consideration, we are the consideration, there is a chapter consideration which we are going to cover next week. उसके अंदर consideration क्या है और डिटेल में हम समझेंगे. Right. Next is competence of parties to contract. इसको भी हम next week समझेंगे. We are going to do these two chapters next week. So competence of parties to contract क्या हो गया? जो parties, जो एक पार्टी ऑफर कर रही है, दूसरी एक्सेप्ट कर रही है, यानी ये जो दो पार्टीज हैं, क्या ये केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? So this is meant by competence of parties to contract. Now, under the law, right, there are 3 people who are considered competent to contract. 3 people who are considered, 3 categories, 3 kinds of people who are competent to contract. So first क्या हो गया? The first category is the first condition is the person must have attained the age of majority. So competence of parties to contract के लिए सबसे पहली जो condition आ जाती है वो ये है, the person must have attained the age of majority. Right, 18 plus होना चाहिए. अगर वो minor है, 18 below है, then the party is not competent to contract. Right, पहली condition is must have attained the age of majority. Second is the person should be of sound mind. Right, only if a person is of sound mind, then the party is competent to contract. अगर वो person is of unsound mind, is suppose lunatic, is suffering from idiocy, right, a mental decay, then in this cases the person is of unsound mind and he is not considered capable to contract. And the third category is person should not be debarred from any law. Now if I take an example, can you enter into an agreement with Vijay Mallya or Nirav Modi, right? These two, can you enter into agreement with these two people? India से कोई भी business house, if I take example of Reliance, Tata, कोई भी business house, क्या वो निराव मोदी या फिर किंगफिशर जो विजय माल्या वाली है, विजय माल्या के साथ अग्रीमेंट में एंटर कर सकता है? राइट, नहीं कर सकता. Why? Because these two people, they have been debarred by the law. Right, if a person has been adjudged insolvent, another example, if a person has been judged insolvent, so during the period of insolvency,
the person cannot enter into a contract. Right now, so this is meant by competence of parties to contract. So if the parties are of unsound mind, are have not attained the age of majority, or have been debarred by the law. So in this case, the parties are incompetent to contract, और ऐसे जो agreements होंगे by such kind of people, they will not constitute a valid contract. Right? So I hope these 5 points are clear to everybody. Next is free consent. Consent का मतलब होता है इच्छा, कि जब आप कुछ एंटर कर रहे हो, किसी अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो, तो आप अपनी इच्छा, अपनी विल से एंटर कर रहे हो, ठीक है, अपनी मर्जी से एंटर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में. नाउ अगर मैं यहाँ पे ये जो टर्म लिखा है फ्री, इसका लिखने का मतलब है कि आपकी जो कंसेंट है, इट इज नॉट फोर्स्ड कंसेंट, दबाव से वो कंसेंट नहीं आई है, वो फ्री है. आपने अपनी मर्जी से कंसेंट दिया है टू एंटर इनटू an agreement with the other party. Now let us say suppose A ने B को रखा गन पॉइंट पे, ठीक है, A ने B को रखा गन पॉइंट पे, और वो बोल रहा है that now you are supposed to sell me your car. I will give you rupees 10,000. You sell me your car. ठीक है, अब ये क्या केस हो गया, ये केस हो गया दबाव के अंदर. बी के पास क्या ऑप्शन है, ही इज बीइंग हेल्ड एट गन पॉइंट. अगर वो ना कर देगा, बी विल डाई, मर जाएगा, ए उसे मार देगा, बिकॉज ही हैज गन एंड होल्डिंग हिम एट गन पॉइंट. सो बी वहां पर, बी हैज नो ऑप्शन अदर देन टू से यस, ओके, आई विल सेल यू माय कार फॉर रुपीज 10,000, यू टेक इट. राइट? So these kinds of agreements, they lack the consent of the other party. Right? और 5 चीजें होती हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं जो अगर प्रेजेंट होंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में. I'm repeating, there are 5 elements if they are present in any contract. So in any agreement, in those cases, the agreement, the consent is not said to be free. वो कौन से 5 एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रेजेंस से जो कंसेंट है वो फ्री नहीं मानी जाती? फर्स्ट वन इज कोर्शन. ठीक है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी गन पॉइंट पे रखकर, वो उससे हाँ करवा रहा है कार सेल के लिए. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोर्शन. सेकेंड एग्जांपल इज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. थर्ड इज फ्रॉड. फोर्थ इज मिसरिप्रेजेंटेशन. फिफ्थ इज मिस्टेक. तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, फ्रॉड, अनड्यू कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. अगर ये 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो इन दैट केस कंसेंट इज नॉट टर्म्ड एज फ्री. कंसेंट फ्री में मतलब एज अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कंसेंट नहीं दी गई, तो उस केस के अंदर भी इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. राइट? सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब ये जो चैप्टर है, ये फ्री कंसेंट जो पार्ट है ये वाला, इसको भी हम पढ़ेंगे एक चैप्टर में. सो वेयर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज 5 एलिमेंट्स इन डिटेल. सो दिस इज फ्री कंसेंट that we are going to study in future classes. Next, after free consent is legality of object. Now, what is the meaning of legality of object? Object means the purpose behind the contract. So, what is the purpose of the contract? हम जो enter कर रहे हैं किसी agreement में, उसका purpose क्या है? Is that purpose illegal or legal? Now, if I say that A offers to B to, yeah, A goes to B. A wanted a house for rent, so A goes to B and says, I want to take your house on rent. मेरे को घर रेंट पे चाहिए. I will give you rupees 10,000 per month for the rent. B says, okay, I will give you my house on rent. Right? अब इस केस के अंदर गिविंग हाउस ऑन रेंट इज परफेक्टली लीगल. कंसिडरेशन जो है बोथ दी पार्टीज के लिए, दैट इज लीगल. ए को घर मिल रहा है रहने के लिए किराए पे, और बी को 10,000 मिल रहे हैं एवरी मंथ. राइट? सो कंसिडरेशन व्हाट द टू पार्टीज आर गेटिंग in return is absolutely legal.
Now let me add another element to it. Suppose A बोल रहा है B से I want to make weapons. मुझे आर्म्स बनाने हैं, मुझे गन्स बनाने हैं या मुझे ड्रग्स बनाना है इस घर में, मुझे ये घर किराए पे दे दो, ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है जहाँ पे मैं आराम से काम कर सकता हूँ seclusion में. So give me this house for, and B says okay, I'll charge 10,000 as rent. So A says okay. तो यहाँ पर अब A को घर मिल रहा है, ठीक है, एक हाउस मिल रहा है और बी को पैसे मिल रहे हैं रिटर्न में, तो कंसिडरेशन दोनों के लिए लॉफुल है. लेकिन जो उनका ऑब्जेक्ट है, जो उनका पर्पस है ये अग्रीमेंट एंटर करने का, वो क्या है? टू मेक वेपन्स, सो विच इज इलीगल. यानी इस कॉन्ट्रैक्ट का, इस अग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, किस वजह से ये अग्रीमेंट एंटर हो रहा है, दैट इज इलीगल. तो अब इसका मतलब इस अग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इलीगल, सो लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट, व्हिच अगेन does not make it a valid contract. It is just an agreement but not a contract. Right. Next is certainty of meaning in an agreement. So what is the meaning of certainty of a meaning? A बोल रहा है B को that I will sell my car to you for any price, above rupees 1 lakh. Any price above rupees 1 lakh. तो क्या इसका मीनिंग सर्टेन है? कार का जो प्राइस है उसमें 1,05,000 भी हो सकता है, 1,10,000 भी हो सकता है, 1,20,000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, एंड सो ऑन. तो यहाँ पर जो इनके बीच में अग्रीमेंट हो रहा है उसका जो मीनिंग है दैट इज नॉट सर्टेन. सो इफ इट इज नॉट सर्टेन, यहाँ पर ये प्रॉपर अग्रीमेंट नहीं है, ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, इट विल नॉट फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द मीनिंग इज नॉट सर्टेन. Next is possibility of performance. यानी जो act है that should be capable of performance. Now, if I say to you that I will give you rupees 1 lakh, you discover treasure by magic for me, or you fetch stars to me, right? So, will you be able to do that? Will you be able to perform the task? If I say I'll give you rupees 10 lakh, put life into a dead person, will you be able to do that task? No. So जो task है that should be capable of performance, that should have the possibility of performance, right? Next is agreements not expressly declared void. So again we will cover a chapter on this, agreement not expressly declared void. We are going to do a chapter, right? So agreement not expressly declared void के अंदर what are those agreements? There are 7 categories of agreements जिसको लॉ ने डिक्लेयर कर रखा है कि अगर आप इन अग्रीमेंट में एंटर करोगे तो ये वॉइड ही होंगे, वॉइड ही हैं. यू डोंट हैव टू कम एंड प्रूव कि ये वॉइड था, है, नहीं है. वॉइड क्या होता है? वॉइड इज बेकार. डिक्लेयर्ड वॉइड मतलब बेकार. अभी आगे ही हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अ वॉइड अग्रीमेंट, राइट? सो वो शुरू से ही बेकार होंगे. 7 में से एग्जांपल है आपका अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, agreement in restraint of marriage, agreement in restraint of legal proceedings, wagering agreements, and so on.
मैम हेलो मैम, आपका माइक म्यूट हो। मैम माइक म्यूट है आपका। जी जी। Sir, I have Okay. taken my entire class of half an hour and you just told me. नहीं मैम, अभी चल रहा था, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। I hope I was audible earlier. यस मैम। Okay. So kinds of contract. So contracts can be classified on the basis of creation, right? Pehla hai on the basis of creation. Second is on the basis of execution, and third is on the basis of enforceability. ये तीन different kinds है. So सबसे पहला let us do one by one what is on the basis of creation. से क्रिएशन के बेसिस पे यानी फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा है? सबसे पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो एक्सप्रेस करके बन रहा है, यानी इट इज बीइंग मेड बाय वर्ड्स. वर्ड्स कुड बी ओरल, वर्ड्स कुड बी रिटन. हमने एग्जांपल दिया अभी ए और बी के अंदर कि ए बी को बोल रहा है आई वांट टू सेल माय कार टू यू फॉर ₹1 lakh. बी बोल रहा है ओके आई विल बाय योर कार फॉर ₹1 lakh. So this is an example of express contract, right? Which is using words. Words could be oral, words could be written. Second is second kind of contract is implied contract. Implied contract is being made other than the words. Implied contract में words use नहीं हो रहे. Express contract में words use हो रहे हैं. Implied contract में words use नहीं हो रहे. ठीक है? So implied contract का example है, for instance, आप जाते हो रेलवे स्टेशन पे, वहां पे एक कुली आता है और कुली आपका सामान उठा के, आपका जो लगेज है लगेज उठा के चलने लगता है आपके आगे आगे. आप उसे कुछ नहीं कहते, यू लेट हिम वॉक. वो ट्रेन के पास जाकर आपका लगेज उतार देता है, ठीक है? उस कंडीशन, उस पॉइंट पे, उस मोमेंट पे विल यू बी सपोज टू पे हिम मनी, राइट? आपको क्या उसे पैसे देने पड़ेंगे, राइट? वहां पर उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे बिकॉज उसने अपने बिहेवियर से इम्प्लाई किया दैट वो अपनी जो सर्विस है आपको ऑफर कर रहा है लगेज पिक करने की, राइट? उसने अपनी बिहेवियर से इम्प्लाई किया. उसने नहीं बोला क्या मैं आपका सामान उठा सकता हूँ, आई एम गोइंग टू चार्ज दिस मच. No, he didn't say anything of that sort. He just picked up your luggage and started walking. So he implied that he is offering his service to you. अगर आपने उसको मना नहीं किया, you let him walk with your luggage. So what are you implying by your behavior? You are implying that you are accepting his offer, right? So you are implying that. तो यहाँ पर ये क्या हुआ? यहाँ पर implied offer हुआ by coolie to pick up your luggage and drop it at the railways, near the train, and you implied by your behavior that you are letting him do that, right? तो यहाँ पर क्या बना? Implied contract. Express contract क्या था? जो बोल के हो रहा है, which is using words, either oral or written, right? लिख के भी हम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट और हम बोल के भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट. तो ये ध्यान में रखो, जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट लिखकर भी हो. अगर आप बोल रहे हो, बोला हुआ है, then that is also a valid contract. Right? So express contract में words are being used, but in implied contract it is being done by the behavior of the person. I hope these two are clear, right? Next comes quasi contract. Quasi contract क्या होता है, राइट? कभी कभी क्या होता है, ना कोई ऑफर हुआ ना कोई एक्सेप्टेंस हुआ, बट स्टिल अ कॉन्ट्रैक्ट हैपेंस. ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, क्या रिक्विजिट है? पहले ऑफर होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए. ऑफर और अग्रीमेंट होगा तो उसके बाद ही ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा तो उसके बाद ही अग्रीमेंट होगा, राइट? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहला एसेंशियल था जो हमने देखा था यहाँ पर. सबसे पहला एसेंशियल ये था ऑफर और एक्सेप्टेंस का, राइट? ऑफर एक्सेप्टेंस का सबसे पहला एसेंशियल है. लेकिन इफ वी कम टू दिस,
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पर ना ऑफर हो रहा है, ना एक्सेप्टेंस हो रहा है, फिर भी अग्रीमेंट हो गया, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस पे भी हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे भी एक चैप्टर पढ़ेंगे, राइट? तो नाउ लेट मी एक्सप्लेन दैट थ्रू एन एग्जांपल फर्स्ट, कि वो कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो गया कि ना एक्सेप्टेंस हुआ, ना ऑफर हुआ, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नाउ फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल ए आपके घर पे, लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ यू ओनली, आपके घर पे एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आया, ठीक है? पिज्जा डिलीवरी बॉय आया और आपने ऑर्डर नहीं किया था पिज्जा, और वो पिज्जा था प्रीपेड ऑर्डर था, और आपके घर पे आया, उसने आपकी बेल करी, आपने गेट खोला, प्रीपेड ऑर्डर था, आपने ऑर्डर नहीं किया था, आपके नेबर के यहाँ वो जाना था, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया और वो पिज्जा खा लिया, ठीक है? आपने वो पिज्जा, आपको लगा कहीं से कोई गिफ्ट आया है, कुछ है, आपने वो पिज्जा का बॉक्स खोला और पिज्जा कंज्यूम कर लिया। 10 मिनट बाद वो डिलीवरी बॉय फिर से आता है आपके पास और वो बोलता है कि मैंने वो जो पिज्जा था, वो पिज्जा मैंने आपको गलती से डिलीवर कर दिया है, आई वॉन्ट दैट पिज्जा बैक। नाउ व्हाट विल यू डू? दैट पिज्जा इज इन योर स्टमक नाउ। अब क्या हुआ? अब नाउ आर यू सपोज टू पे दैट पिज्जा डिलीवरी बॉय मनी? या तो आप उसको पिज्जा रिटर्न करोगे या आप उसको उसके पैसे दोगे, राइट? पिज्जा आप दे नहीं सकते, आप खा चुके हो, क्या आपको मनी देना पड़ेगा उसको? Yes, you will be bound to pay money to that pizza delivery boy. क्यों? Because you have entered into a quasi contract with that delivery agent, with the delivery boy, right? So I hope this example is clear. Quasi contract, आपने ना पिज्जा के लिए ऑफर दिया था, ना उस पिज्जा कंपनी पिज्जा हट था या डोमिनोज था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, बट स्टिल आपका पिज्जा का कॉन्ट्रैक्ट हो गया with them. Right, this is a kind of a quasi contract wherein this is a delivery by mistake, right? Next is e-contract. अब क्योंकि this is an information technology world, यहाँ पर हम अपने phones पे, laptops के through काम करते हैं, so contracts that we enter into on the electronic medium, they are termed as e-contract. So I hope these four are clear to you: express contract, implied contract, quasi, and e-contract. Next is contract on the classification of contracts on the basis of execution, right? So execution में ये तीन cases हैं: executed, executory, partly executed and partly executory. So अगर आप यहाँ पे देखो executed और executory में आपको समझ में आ जाएगा, executed मतलब past, executory मतलब future में होना है। So executed contract क्या हो गया? A और B के बीच में कार सेल का अग्रीमेंट हुआ कि A देगा पैसे B को और B देगी कार A को, राइट? सो A ने पैसे दे दिए B को और B ने कार दे दी। लेट मी राइट। तो A ने पैसे दे दिए और B ने कार भी दे दी। तो ये क्या है? A ने अपना परफॉर्मेंस, अपना जो प्रॉमिस है एग्जीक्यूट कर दिया, B ने भी अपना प्रॉमिस एग्जीक्यूट कर दिया। तो दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे दोनों पार्टीज ने जो अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया। So there we term it as executed contract. Next is executory contract. Executory यानी फ्यूचर में एग्जीक्यूट होना है, ठीक है? A ने अभी पैसे नहीं दिए, 1 मंथ बाद देने हैं, और B ने भी अभी कार नहीं दी, 1 मंथ बाद ही देनी है। So this will come under the category of executory contract, ठीक है? दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जीक्यूटरी, यानी ए को भी अभी अपना प्रॉमिस फुलफिल करना है और बी को भी अपना प्रॉमिस फुलफिल करना है। नेक्स्ट इज पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। पार्टली एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि जो एक पार्टी है, एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस कर दिया और दूसरी पार्टी ने अपना प्रॉमिस अभी पूरा नहीं किया है। सपोज ए ने पैसे दे दिए और बी ने अभी कार डिलीवर नहीं करी, वो करेगा और 2-4 दिन में और हफ्ता भर में वो करेगा। So this becomes the example of partly executed and partly executory contract, right? Wherein one party has performed the promise and the other party has not performed the promise. Clear? I hope all these two bases are clear to all of you. Next is on the basis of enforceability. Now this is very important for you all to understand
क्योंकि यहाँ पर अब ये कुछ टर्म्स हैं, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसी, जो हम अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जैसी, ये जो 3 टर्म्स हैं बेसिकली, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन तीनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम बार बार पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल हैं, इन सबको जो फुलफिल कर रहा है, राइट, इन सबको जो पूरा कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर ये टर्म भी लिखा हुआ है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल्स हैं उनको पूरा कर रहा है, सो वी टर्म इट एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। Now, what is void agreement? Right. What is void agreement? Void agreement क्या है? अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये टर्म पढ़ा था void, ठीक है। इधर इस वाली स्लाइड में we looked at this word void. Void क्या होता है? Void means बेकार, शुरू से ही बेकार, जिनकी लॉ के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो void के लिए जो टर्म यूज होता है that is void ab initio. I'll write here. Okay, just a minute. The term used is void initio. Okay, ये टर्म है void agreement के लिए, ये टर्म यूज होता है void ab initio. अब void ab initio का मतलब क्या है? Ab initio means since the beginning, यानी वो बिगनिंग से ही बेकार है। तो void agreements क्या होते हैं? void ab initio यानी जब वो फॉर्म हुए, यानी जब उनका ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ, वो तभी से ही बिल्कुल बेकार है। उनकी लॉ के अंदर सिंस इट्स इंसेप्शन कोई भी मीनिंग नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट। अग्रीमेंट हुआ ब्रदर और सिस्टर के बीच में for tying a rakhi. So that's an example of void agreement that is not enforceable by law since the beginning. Now, if you enter into agreement with a minor, आपने माइनर के साथ कार सेल का अग्रीमेंट किया, आप माइनर को रुपीज 1 लाख, आप माइनर को रुपीज 1 लाख दोगे और उससे उसकी कार डील लोगे, या फिर आप उसको कार सेल कर दोगे फॉर रुपीज 1 लाख। So that is again an example of void agreement. Void ab initio है ये totally. All the agreements with minors they are void ab initio. So void agreements क्या होते हैं? वो agreements जो शुरू से ही बिल्कुल बेकार हैं, शुरू से ही उनकी eyes in the eyes of law कोई value नहीं है. So they are void agreements. Right. Next is void contract. Now what is a void contract? ठीक है, void का मतलब हो गया बेकार, लेकिन बेकार के आगे टर्म लगा है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। सो ऐसे क्या चीज हो सकती है जो बेकार है स्टिल एनफोर्सेबल बाय लॉ? राइट, व्हाट इज दैट थिंग? अग्रीमेंट हमने देखा वो शुरू से ही बिल्कुल बेकार है, ठीक है, शुरू से ही बिल्कुल बेकार है, एज इन दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, बेकार का मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ फॉर आवर दिस क्लास। अब यहाँ पर void means null, कुछ भी नहीं है उनका मीनिंग, लेकिन आगे टर्म लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो they don't have a meaning, they are not valid, but still they are contract. So ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं which are void, जो खराब है? So for instance, now let me take an example. Suppose मैं कार सेल का ही एग्जाम्पल बार बार ले रही हूँ for better explanation. A और B के बीच में कार सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। A ने बोला B को that I will sell my car to you, and B says to A that I will give rupees 1 lakh. So A और B के बीच में ये कार सेल का अग्रीमेंट हुआ for selling the car for rupees 1 lakh, right? अब suppose the following day the car is destroyed by fire. The next day, the car is destroyed by fire. The car is destroyed in fire. Now, can that contract be performed now? Can this contract of car sale be performed now?
अब नहीं परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि वो कार खराब हो गई, जल के राख हो गई, राइट। तो अब ये एग्जांपल क्या हुआ, ये हुआ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का, कि जब इन्होंने कार सेल का अग्रीमेंट किया ए और बी ने, तब वो वैलिड था, ठीक है। दिस अग्रीमेंट ऑफ सेलिंग ऑफ कार बिटवीन ए एंड बी वाज वैलिड when it was entered into, but after some time, right, after due to certain situations, now it becomes unenforceable, क्योंकि वो कार जल गई, इसलिए now this agreement of car sale is now unenforceable. So therefore this is termed as void contract. Void contract कौन से होते हैं? Void contract वो होते हैं which are valid when they are entered into, but because of certain circumstances, certain situations, it becomes impossible to perform them, right? So in this case it is termed as a void contract. So I hope valid contract is clear. Valid contract वो होता है which is satisfying all the essentials of section 10, right? Void agreement वो होता है जो शुरू से ही बेकार है, since the beginning it is बेकार, it is not acceptable in the eyes of law, not enforceable by law since the beginning. Void contract वो होते हैं जो शुरू के अंदर तो valid होते हैं, शुरू में valid होते हैं, but subsequently because of certain event they become impossible to perform. So उसे हम term करते हैं void contract. So next is voidable contract. Voidable contract. अब voidable contract क्या होता है? ठीक है, voidable यानी able लिख दिया उसके आगे, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको खराब किया जा सके. void क्या होता है? खराब, राइट, बेकार, जिनको बेकार किया जा सके. अभी ठीक है, लेकिन उनको हम बेकार कर सकते हैं. Again let me explain it through this example only. ए ने सपोज बी के ऊपर गन पॉइंट रखी, ठीक है, बी को गन पॉइंट पे रखा और बोला आपको अपनी ऑडी, सपोज उसके पास ऑडी थी, नई नई खरीदी थी उसने, बोला अपनी ऑडी मुझे आपको 1 लाख रुपए में बेचनी है अभी के अभी, नहीं तो आई एम गोइंग टू शूट यू. अब बी के पास वहां पे क्या ऑप्शन है? What option does B has? B will say yes to it, otherwise he will get killed. So B says yes, okay, take my Audi. और ए उसको 1 लाख रुपीस दे देता है. यहाँ पे एरोज रिवर्स कर लो, ठीक है, एरोज रिवर्स कर देना, और लेट मी ओनली डू इट. या ए बोल रहा है आई एम गोइंग टू गिव यू 1 लाख एंड यू गिव मी द कार. बी को वो पकड़ा हुआ है उसने गन पॉइंट पे. सो B के पास B has no option other than to say yes, तो B yes बोल देता है और वो अपनी ऑडी दे देता है A को, ठीक है, 1 लाख में. बट उस टाइम तो उसको अपनी जान बचानी थी, इसलिए उसने ये किया. बट क्या नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद क्या B पुलिस स्टेशन में जाकर A की कंप्लेंट कर सकता है? क्या B के पास ये ऑप्शन है कि वो जाए और कंप्लेंट कर दे A की? कर सकता है वो A की कंप्लेंट, राइट. सो नेक्स्ट डे सपोज बी में हिम्मत आती है, पुलिस स्टेशन जाता है और वो बोलता है कि मुझे ये जो बंदा है ए, इसने गन पॉइंट पे रखा और मेरी ऑडी ली फॉर ₹1 लाख. सो अब वहां पर क्या होगा? वहां पर उस केस के अंदर इफ अ केस इज फाइल्ड ऑन ए, तो कोर्ट के पास अगर गया तो उसमें क्या हो जाएगा? दैट बी विल गेट हिज कार बैक. बी को अपनी कार वापस मिल जाएगी, राइट. और उसको ये जो 1 लाख रुपीस है उसको ये भी रिटर्न करने पड़ेंगे. ही कांट कीप दैट मनी, सो ही विल हैव टू रिटर्न 1 लाख. सो यहाँ पर इसने क्या किया? जब ये पुलिस स्टेशन में किया, इसने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो लास्ट डे हुआ था, जो अग्रीमेंट था ए और बी के बीच में, उसको खराब कर दिया. अगर वो 1 लाख रुपए रख के बैठ जाता और कार ए को ट्रांसफर कर देता तो वो वैलिड बन जाता, क्योंकि वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा. सो आफ्टर पैसेज ऑफ सम टाइम इट वुड हैव बीन वैलिड because B ने कोई एक्शन नहीं लिया. But if B decides to go to court of law and get his car back, तो इसका मतलब क्या है? वो अपना कार सेल वाला अग्रीमेंट वापस ले रहा है. जो उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था कार सेल का, जो कॉन्ट्रैक्ट, उसको वापस ले रहा है. तो वहां पर वो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ ए और बी के बीच में उसको वापस ले रहा है, उसे खराब कर रहा है. सो हम यहाँ पर ये टर्म यूज कर रहे हैं voidable.
तो ये जो टर्म है voidable contract, ये जहां पर भी consent free नहीं है, wherever the consent is not free, it is caused about by coercion, by undue influence, by fraud, or by misrepresentation, there the aggrieved for aggrieved party the contract is voidable. So contract is voidable at the option of aggrieved party. राइट, सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जिसको खराब किया जा सकता है, जिसको बेकार किया जा सकता है. नेक्स्ट इज इलीगल अग्रीमेंट. कुछ जगह पर, कुछ बुक्स में माइट बी आपको देखने को मिल जाए इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो तो उसको काट के इलीगल अग्रीमेंट कर देना, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज एनफोर्सेबल बाय लॉ. सो अगर कॉन्ट्रैक्ट के आगे इलीगल लिखा है मतलब इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. So therefore we use the term illegal agreement and not illegal contract. So illegal agreement क्या हो गया? Illegal agreement वो हो गए जिनके अंदर जो consideration है या फिर जिनका जो object है, यानी इसमें जहां पर ये जो consideration है या फिर ये जो object है वो illegal है. Where this consideration or object is illegal, we term it as illegal agreements. For instance, A और B के बीच में agreement हो रहा है for sale of drugs. This is an example of illegal agreement. या A और B के बीच में हो रहा है हाउस रेंट का agreement for the purpose of making arms. Again, the object of that particular agreement is illegal, so therefore it is termed as illegal. So illegal agreement क्या हो गए? जिनका object illegal है या जिनके अंदर जो consideration involved है वो illegal है. And next is unenforceable contract. So unenforceable contract वो होते हैं which are essential, which are valid. ये जो 10 conditions है ना, ये 10 conditions वो fulfill कर रहे हैं, but due to absence of certain legal formality ना, they cannot be performed due to absence of certain legal requirement. For instance, A और B के बीच में कार सेल का agreement हुआ, लेकिन A आरसी साइन नहीं करा, आरसी पे साइन करना भूल गया, या फिर घर बेचने का अग्रीमेंट हुआ और घर के जो पेपर्स हैं उन पे साइन गलत कर दिए. ठीक है, साइन गलत कर दिए या फिर कुछ पेजेस पे साइन छूट गए. तो क्या उस केस के अंदर वो जो हाउस सेल का अग्रीमेंट है या फिर वो जो कार सेल करने का अग्रीमेंट है, क्या वो लॉ की नजर में इज इट एनफोर्सेबल बाय लॉ? इफ अ पर्टिकुलर केस गोज टू लॉ ऑफ हाउस सेल, will it be enforceable? No, it will not be enforceable because of absence of certain legal formality. वो वहां पर enforce law नहीं कर पा रहा. But जो ऊपर वाले 10 conditions थे, that were all valid. So unenforceable contract वो होते हैं which are absolutely okay, but किसी ना किसी technical defect की वजह से वो unenforceable हो जाते हैं. So once that technical defect is removed, they will be enforceable. Right. So I hope this all we are going to do, we were supposed to cover in today's class. The first one was the contract. What is a contract? Right, contract is an agreement which is enforceable by law. और agreement क्या होता है? Agreement होता है offer acceptance, यानी A ने B को car offer करी और B ने accept कर लिया कि okay, I am going to buy your car for rupees 1 lakh. So offer plus acceptance हो गया agreement, and agreement if it is enforceable by law, it becomes contract. Then we understood that all the contracts are agreements, but not all agreements are contracts. For instance, examples of social and domestic, right? Then we covered essentials of valid contract and we covered different kinds of contract. So if you have any doubts, you can please type it in the chat box so that I can cover your doubts. If you have doubt, you can please type them in the chat box. The book that you are supposed to, that you can refer to is either Sushma Arora or Rajni Jagota. You can refer to books by any of these two authors, Sushma Arora or Rajni Jagota. These are quite easy books. So Rajni Jagota is much more easier and Sushma Arora is more detailed. So you can refer to any of the two. So if you have doubts, you can please type it in the chat box. I'll share the Telegram link with you in the next class. If you have doubts, you can also post it in the Telegram link so that I can take it
take up your doubts in the class. Right, so if you have yes, we are going to teach the syllabus separately. And in this case, please don't write the please repeat second point or third point. Write the name of the point. Competence of parties का मतलब है party should be competent to contract, यानी वो 18 plus होनी चाहिए, 18 साल से उनकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए. They should be of sound mind and they should not be debarred by any law, right? So I am ending the class right now and I'll share the link of the Telegram group in the next class. Thank you, class.